गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर। ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हम लाए हैं। पेपर जो आज के दिन 17 फरवरी बिहार बोर्ड ने जो एग्ज़ाम लिया है मैथ्स का, और आज इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप देखिए। प्रॉपर इस पूरे एग्ज़ाम का हम लोग एनालिसिस देखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो बात करते हैं कि जो ये हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये बन रहा है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x + b1। अच्छा, अगर a1 नहीं रहेगा, सिर्फ ax + by = c रहेगा, तो ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, सामान्य रूप, मानक रूप। लेकिन अगर कहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन रहेगा पेयर में, तब देखिए इसे हम a1 कहेंगे, इसे हम b2 कहेंगे। तो इसे हम a2x + b2y = c2, ये हमारा c1 रहेगा। तो दो हमारा इक्वेशन बना, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से जब इन दोनों इक्वेशन का हम इनका तुलना करेंगे, इसके अनुपातों का तुलना करेंगे, तो हम देखेंगे क्या, a1/a2, ठीक है। a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, b1 क्या है, a1 है x का कोएफिशिएंट, और a2 है यहाँ दूसरे समीकरण। इसे समीकरण फर्स्ट कह दीजिए, इसे सेकेंड कह दीजिए, ठीक है। दूसरे सेकेंड समीकरण के x का कोएफिशिएंट है a1 = b1 अपॉन b2, नोट इक्वल रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हल जो होता है, इसका जो हल होगा क्या होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय। और इसका ग्राफ कैसा करेगा, इसका ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, ठीक है। ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, अद्वितीय हल होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं संगत होगा ये, यानी कि अविरोधी होगा, अविरोधी, विरोधी, ठीक है। ये किस कंडीशन में होता है, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है। दूसरा बात करते हैं, अगर हम कह देते हैं कि a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 हो, तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो हल निकलेगा वो हो जाएगा कोई हल नहीं। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम बता रखें, कोई हल नहीं। और दूसरा क्या होगा, कोई हल नहीं, और इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, इसका ग्राफ आपका समांतर होगा, इसी वजह से कोई हल नहीं। और ये असंगत होगा, असंगत यानी कि अविरोधी, सॉरी विरोधी, संगत असंगत है तो विरोधी होगा, विरोधी, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन का जो था, जब कह रहा था संपाती, संपाती किस कंडीशन में होता है, तो संपाती का कंडीशन क्या है, वो कहता है कि a1/a2, यहाँ कर रहे हैं, a1/a2 = b1/b2 और ये इक्वल होगा c1/c2 का। तब जो होगा हमारा इसका हल संपाती होगा, ठीक है। इसका हल क्या होगा, संपाती होगा, और अनंत रूप से अनेक हल होगा। इसी बात को यहाँ पे देखना है कि किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, संपाती है ये। तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इस कंडीशन में हम देखेंगे क्या कि a1/a2 का मान देखिए, यहाँ से a1 का कहाँ गया, इक्वेशन यहाँ ना, a1 का मान यहाँ से 1 होगा, तो 1/3 इक्वल b1/b2, b1 का मान है 2, ये इक्वल है, और इसका मान कितना है k, b2 का मान k, और c1 का मान है 3, और c2 का मान है 9। तो यहाँ से हमें k का मान निकालना था। ये देखिए k का मान कैसे निकलेगा, ठीक है ना। जब k का मान निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3k = 18, 3k = 18, यानी कि k = 18/3, कैंसिल आउट 6, k का क्या मान आया, k = 6 आया। हम पूरा डिटेल्स में किए हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, वरना आप डायरेक्ट ये करके यहाँ से k का मान 6 निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इट इज क्लियर। करते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो समीकरण निकाय इतना
तथा इतना इक्वल 0 का हल क्या होगा? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 यानी संपाती होता है, यानी अनंत हल होता है इसका। संपाती का ग्राफ कैसा होगा? संपाती ग्राफ एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा। संपाती का ग्राफ क्या होगा? एक दूसरे पर ओवरलैप, यानी अनंत रूप से अनेक हल होगा। देखिए अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हमारा कब होता है? जब a1/a2 होता है नॉट इक्वल b1/b2 के। कोई हल नहीं कब होता है? इस कंडीशन में कोई हल नहीं, अभी जस्ट आपको बताया। अनंत हल होगा जब ग्राफ क्या होगा? ओवरलैप हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर 2 का बनेगा सी। आप मिलाते चलिएगा, फिर आप अपना स्कोर लास्ट में हमको कमेंट में बताइएगा कि सर मैंने आज के एग्जाम में इतना स्कोर किया है ऑब्जेक्टिव में। आइए 3 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? अब बात करेंगे द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पढ़ा रखा है, ax² + bx + c = 0। यानी इस टर्म का जो कोई भी समीकरण बनेगा वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे a क्या है? x² कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहे हैं x² आ रहा है, यानी इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो मान ये सही है। यहाँ पे देखिए तो b, आपको देखिए b जो होगा वो क्या होगा? x का कोफिशिएंट होगा, तो x यहाँ पे तो नहीं है ना। आप कहेगा सर √x है, तो √x नहीं हुआ। √x का मतलब इस पे पावर x पे पावर 1/2 हो गया, तो ये हमारा x का टर्म नहीं होगा और कांस्टेंट टर्म है, तो 1 नंबर तो हमारा होगा ही नहीं। क्लियर है ना? ये फंसाने के लिए आपको दे रखा होगा कि बच्चे देखेंगे अच्छा x² है द्विघात बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सोल्यूशन देखिए, x² माइनस, ठीक है, अब जब पावर पॉजिटिव है नीचे ऊपर चला जाएगा तो -2 बन जाएगा। ठीक है, इक्वल 9x। तो बताइए ये क्या होगा? यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं? ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए। अगर हम यहाँ से एलसीएम ही ले रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? x², और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1x⁴ बन गया ना, -1 = 9x। तो यहाँ पे देखिए x⁴ बन रहा है, इसीलिए ये भी हमारा नहीं होगा। क्लियर? तीसरा वाला चेक करते हैं। ये देखिए 2x² - 2x + 1, और जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? a² यानी 4 + b² यानी x² और -2ab 4x + 2। यहाँ देखिए 2x² है, -2x है, और ये देखिए x² जब इधर आ जाएगा तो इसके साथ घट जाएगा, तो ये घट के बन जाएगा x², और ये 2x और ये -4x इधर आके जुट जाएगा, यानी 2x बन जाएगा। ठीक है, 4 2 6, और इधर घट जाएगा -5, यानी कि ये तो बन गया हमारा सी। हमारा इसका आंसर होगा। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि x⁴ हो जाएगा। जब हम a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x⁴, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तो पहला का हमने देखा, पहला का आंसर डी निकला था। अब चेक करना दूसरा का आंसर क्या निकला है। दूसरा का आंसर अभी जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सी नंबर। ठीक है, और तीसरा का क्या बनेगा? तीसरा का भी सी। आते चौथा हम क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? अब कहता है नहीं है द्विघात समीकरण, यानी कि 3 ऐसे समीकरण होंगे जो द्विघात समीकरण होंगे। चेक कीजिए इसको, देखिए ध्यान से। ये तो देखने से ही लग रहा होगा, क्योंकि x² आ गया, इसमें x किराए तो बन रहा है, x² यहाँ पे आ गया। ये देखिए x⁴ आ गया, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए आंसर जो होगा डी होगा। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, a = 4, b = केवल 0, c = 0 और d केवल 8। तो हमारा क्या कहता है? मूल समान हो। तो मूल समान कब होता है? जब d हमारा बराबर हो जाता है 0 का। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। हमने द्विघात समीकरण में आपको पढ़ा रखा है, d का मान जब 0 के बराबर होगा तो हमारा मूल क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो d चेक करते हैं, d = b² - 4ac = 0। b², b का मान यहाँ पे कितना है? यहाँ पे अगर a b c का मान आप फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे a = 2 मिल रहा है, b बराबर क्या मिलेगा? माइनस का p मिलेगा, और c बराबर क्या होगा? p भी होगा, c बराबर। ये a b c मैंने फाइंड कर लिया, तो b² - 4ac b², यानी कि -p का स्क्वायर, b² - 4a का मान यहाँ पे कितना है? a का मान है 2, और c का मान हम लोगों ने निकाला है p, इक्वल क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से आप देखिए, जब हमारे पास -p² आ रहा है तो इस -p² को करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? ये बनेगा, इसका स्पेस हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, तो p² बन जाएगा यहाँ पे -4 दूना 8p = 0। ठीक है, यहाँ से p को कॉमन करेंगे तो अंदर में क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा p - 8 = 0। अब वन टाइम में यदि हम p = 0 ले रहे हैं
तो p का मान 0 हो जाएगा, और हम p माइनस 8 इक्वल यदि 0 ले रहे तो p बराबर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 0 और 8 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 5 का सी चेक कीजिए, आपने 5 का सी बना के आया था क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान क्या होगा। अब वास्तविक मूल कब नहीं होता था, जब हम कहते थे इस क्वेश्चन के लिए, जब हम कहेंगे कि डी हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, यानी डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा होगा यानी कि ये काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक, यही चीज चेक करेंगे, डी लेस देन 0, डी का मान यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसको हम यहाँ मिटाते हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन 0, इस तरह से होना चाहिए। बी स्क्वायर, बी का मान इस समीकरण में कितना है, माइनस के का स्क्वायर है, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान 1 है और सी का मान 4 है, लेस देन 0, के का स्क्वायर करेंगे के बनेगा माइनस, देखिए 4 चौको 16 लेस देन 0, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा लेस देन 16 और स्क्वायर इधर आकर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जब इधर रूट आ जाएगा यानी के प्लस माइनस कितना आ जाएगा, के प्लस माइनस लेस देन रूट 16 का मान 4 प्लस 4 माइनस 4, ये हो जाएगा, यानी के का जो मान होगा, के का क्या मान होगा, +4 होगा और -4 भी होगा। तो अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे कहता है के का मान जो होगा क्या -4 से छोटा होगा, हाँ बिल्कुल, अभी हम लोगों ने निकाला ही भी है, देखिए के का मान -4 से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट। ये तो हो ही नहीं सकता, के का मान कभी बड़ा नहीं हो सकता है 4 से, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं के का मान -4 से बड़ा और 4 से छोटा है क्या, नहीं, के का मान -4 से छोटा है, 4 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सी नंबर। ये देखिए ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्लियर है ना। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है के का मान जो होगा हमेशा 4 से छोटा होगा, और ये ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि के जो हमारा है ना, के का मान जो है 4 बड़ा है और के का मान 4 बड़ा है और के छोटा है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि 4 बड़ा है और -4 भी बड़ा है, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो -4 छोटा है के बड़ा है, लेकिन -4 भी छोटा है के बड़ा है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जब कह रहा है कि मूल काल्पनिक है, मूल वास्तविक नहीं काल्पनिक है, यानी के का मान हमेशा निगेटिव में जाएगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स माइनस 12 इक्वल 0 के मूल हो तो इतना का मान क्या होगा। अब कहता है कि कोई द्विघात अल्फा और बीटा इस समीकरण का एक मूल है, ठीक है, तब आपको इसका मान बताना है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/, आपको फॉर्मूला याद है ना, -b/, माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3√3/a, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो बटे में 1 क्या लिखिएगा, छोड़िए, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, मैटर नहीं करता है, तो हम √3 ये लिख देते हैं, ठीक है, ए का मान 1 था। अब हमको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 इक्वल वाट, ये क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 3√3 माइनस √3, यहाँ से बताइए क्या होगा, यहाँ से हम √3 कॉमन कर लेंगे तो अंदर में बचेगा क्या, 3 - 1, और ये घट के क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√3, ये है हमारा आंसर बनेगा। चेक कीजिए 2√3 का है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आंसर, सी होगा। 8 का करते हैं, समांतर श्रेणी इतना में 14वां पद क्या होगा, यानी आपको T14 निकालना है। T14 कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए T14 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 × d। a का मान कितना है, a का मान है 3 प्लस n यानी 14 लेंगे, 14 - 1 × d। d का मान देखिए, d क्या होता है, T2 - T1, यानी कि 4 में से 7 जाएगा, सॉरी 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। चलिए 3 प्लस ये 13 × 4 बनेगा, 13 चौका 52, 52 3 55, तो 55 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यानी 8 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 55। आपने चेक किया, मैंने फॉर्मूला पे यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, सॉरी नहीं का लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं भी। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो देखिए इसमें
हम कैसे चेक करते हैं समांतर श्रेणी में, तो उसका देख लेते हैं सभी का डी जो है बराबर हो रहा है। डी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी T2 माइनस T1 जितना आएगा वही T3 माइनस T2 होगा और T4 माइनस T3 होगा। तो चेक कीजिए 8, इसको घटाएंगे हम -6 में से और घटाने वाले हैं हम -8 को, तो कितना हो रहा है बताइए, -6 + 8 बराबर 2 आ रहा है। इसी तरह -4 में से +6 घटाएंगे ये भी 2 होगा, -2 में से -4 घटाएंगे ये भी 2 होगा। तो ये हमारा समांतर श्रेणी में है, बाकी सब नहीं होगा। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर 10 है, इन दोनों के बीच अंतर 3 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 10 है। तो इस तरह से तो नहीं होगा, समान आना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 10 नंबर चेक करते हैं, समांतर श्रेणी इतना का nवां पद क्या होगा। आपको nवां पद कहता है निकालने के लिए, तो nवां पद कैसे निकालते बताइए। जब हमको nवां पद कहेगा यानी Tn निकालिए या फिर An निकालिए, तो nवां पद क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए जब nवां पद का मांग है इस क्वेश्चन के लिए, तो हम कह सकते हैं कि Tn = A + n-1 × d। तो बताइए a का मान कितना है, 16 + n-1 × d। d का मान क्या होगा, 11 में से 16 चला जाएगा 5, तो 16 + 5n-5, ठीक है। तो 16 में से 5 चला जाएगा 11, 11 + 5n, देखिए ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो 10 का आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। आप देख रहे हैं 11 + 5n हमारा आया है, हमने निकाल के भी दिखा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कहते हैं यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल QRP में, तो क्षेत्रफल कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल है 9/4। तो AB = 18 तथा BC = 15, तो PR बराबर क्या होगा। तो दो ट्रायंगल हमारे पास है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते, पहले ट्रायंगल है PQR और एक और ट्रायंगल हमारे पास वो है QR, वो ABC लीजिए, ABC। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। कहता है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, ये दो ट्रायंगल हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय PQR = 9/4, AB = 18 सेंटीमीटर, BC = 15 सेंटीमीटर, तो PR का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो को जो हमारे पास ट्रायंगल है, पहले वो लिख लेते हैं हम, ट्रायंगल ABC। देखिए ABC के जो समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नामकरण करते हैं QR और P। ओके, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल कितना दिया हुआ है। वैसे ये इक्वल होता है क्या, कहता है कि जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का वर्ग बराबर होता है। यानी क्रॉसपॉन्डिंग यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात का। क्लियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमें अगर निकालना हो, क्या निकालना है, हमें निकालना है PR यानी BC देखते हैं हम। ठीक है, तो हम लेते हैं BC का वर्ग बटे PR का वर्ग के बराबर होगा ये। ठीक बात है, इतना का मान आपको पता है। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल है 9/4। यहाँ पे करते हैं हम, तो 9/4 इक्वल हो जाएगा BC बाय PR। अब जब स्क्वायर इधर जाके चढ़ेगा तो ये रूट ले लेगा, और √9 का मान क्या होता है 3 और √4 का मान 2, यानी BC का मान देखिए कितना है, BC इक्वल है 15 और PR का मान पता नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे PR। क्लियर है। अब इसको काट देते हैं, 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी हम कह सकते हैं इसीलिए PR बराबर 10 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है यदि त्रिभुज PQR में PR का स्क्वायर बराबर होता है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो एंगल Q बराबर क्या होगा।
यानी कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है कि दो छोटी छोटी भुजाओं को वर्गों का योगफल बराबर होता है बड़े भुजा को वर्ग का। तो इसका जब हम ट्राइंगल क्रिएट करेंगे तो ये कैसा ट्राइंगल बनाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है। और ये हमारा सबसे बड़ा भुजा है तो इसका नाम रखेंगे हम पी आर, और क्यू बचेगा जो क्यू का मान हो जाएगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पूछा भी जा रहा था क्यू का मान बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाएं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी क्यू आर समांतर है यदि पी एस बराबर x सेंटीमीटर, यहाँ पे x सेंटीमीटर लिखा हुआ है, पी एस बराबर x सेंटीमीटर, आई होप कि आपको दिख रहा हो। आगे अब पी क्यू बराबर x माइनस 2 सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ तो गलती हुआ, दो बार एक बात लिख दी हमें ऐसा लग रहा है। एस क्यू बराबर x माइनस 2 सेंटीमीटर, फिर से लिख दिया x क्यू बराबर x माइनस 2 सेंटीमीटर, तो एक चीज़ को इरेज कर देते हैं, आप समझ सकते हैं, दो बार एक ही बात आ गया था। और पी टी बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर तथा टी आर बराबर x माइनस 1 सेंटीमीटर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्यों है? क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि एक त्रिभुज हमारे पास जिसका नामकरण है पी क्यू आर, और पी क्यू के ऊपर एक बिंदु है जिसका नाम है एस, और पी आर पे एक बिंदु है टी, ठीक है। अब वहां से देखिए समांतर ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो पी एस का मान है x सेंटीमीटर, यानी कि पी एस का मान है x सेंटीमीटर, पी एस, ठीक। और क्यू का मान है x माइनस 2, देखिए एक्स क्यू का मान है x माइनस 2, और क्या है पी टी का मान है x प्लस 2, तो ये हमारे पी टू है, इसका मान है x प्लस 2 है, और पी आर का मान है x माइनस 1, तो कह रहा है बताइए x का मान क्या होगा। थेल्स परी में पढ़े ना हम लोगों ने कि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर होगा पी टी बाय टी आर का, ये होता है ना बराबर। तो यहाँ से कि पी एस का मान क्या हो जाएगा x, एस क्यू का मान क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये बराबर होगा x प्लस 2 बाय टी आर का मान x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स खत्म, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 4। चेक कीजिए x का मान ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है, तो ये ए नंबर में है। ए नंबर में x का मान 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 13 का क्या आंसर होगा, ए होगा। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, थेल्स परी में मैंने यहाँ पे निकाला है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कहते हैं त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी ई क्रमशः भुजाएं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर है बी ई का यदि ए डी बराबर ए डी अपॉन डी बी इक्वल 4/5 और ए सी बराबर 18, तो ए ई का मान क्या होगा। ये भी थेल्स परिमेय पे लागू होगा। तो आइए देखते हैं इस थेल्स परिमेय को यहीं पे करके हम इसे इरेज कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे थेल्स परिमेय को फिर से बना पाए। एक क्वेश्चन और हम नामांकन चेंज कर देंगे क्योंकि अब जो है हमारे पास ए बी सी है ना। तो चलिए यहाँ पे कहता है क्या, जो एक ट्रायंगल जो है हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए बी पे हमारे एक बिंदु है जिसका नाम है डी और यहाँ है ई। मान दिया हुआ है ए डी बटे डी बी, ए डी का मान है 4, ए डी का मान है 4 और डी बी का मान है 5, 4 5 हो गया। और कहता है ए सी का मान है 18, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 18, ए सी 18 है, तो ए ई का मान बताइए। ए ई का मान ये निकालने का है, यहाँ पे लगाएंगे थेल्स परी में। पहले बताइए ए बी का मान क्या होगा, 5 4 9 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, हम थेल्स परी में लगा रहे हैं, यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी ये तो लगेगा नहीं, ए हम लगाएंगे ए बी बटे ए बी ले लीजिए, ए बी और ए बी ले लिए यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे लेंगे ए सी, और नीचे देखिए नीचे लेना पड़ेगा ए डी, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा ए ई, ठीक है। ये थेल्स परी में लगेगा। ए बी का मान है 9 और ए डी का मान है 4 इक्वल ए सी का मान है x और ए ई का मान है, ए ई का क्या लगा दिए, ए सी का मान है 18, ठीक तो था ये। ए सी बराबर यहाँ पे लिखेंगे 18 और ए ई का मान है x, तो 9 दूना 18 और 4 दूना 8, यानी कि कितना हो जाएगा, x का मान 8 सेंटीमीटर आएगा। चलिए देखते हैं 8 इसमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए 15 क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। एक हमारे पास जो ट्रायंगल है इसका है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से यहाँ तक 6 कर देते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ट्रायंगल कह रहे हैं वृत्त है, 6 सेंटीमीटर वाला एक हमारे पास वृत्त है। अब इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया, अब इसी स्पर्श रेखा के समांतर एक और स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो कुछ इस तरह से होगा। तब कहता है क्या, तो बताइए इसकी दूरी क्या होगी। यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगा, 6 6 12 हो जाएगा, टोटल 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे होगा। कितना सेंटीमीटर, 12। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 15, सॉरी हम इसको देख लिए। 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। आप करते 16 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचे, जैसे कि यही हमारा वृत्त है, इसी वृत्त पर अगर हम बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचने की बात करें तो कैसे होगा बताइए। जैसे कि एक वृत्त है, स्पर्श रेखा यहाँ से एक बाह्य बिंदु हो गया ये पी और ये ओ सेंटर वाला एक वृत्त है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, तो टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक नहीं होगा 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 16 का ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन 17 कर लेते हैं यहाँ से, फिर और भी क्वेश्चन है वो सब करेंगे। कहता है दी गई आकृति में एंगल AOB बराबर 130 डिग्री हो तो APB का मान ज्ञात करें। तो आकृति हम बना देते हैं। आकृति कुछ इसका इस प्रकार था, यहाँ पर देखिए ऐसा था, ठीक है, और ये इस तरह से था, और ये इस तरह से था, और ये ऐसे मिला हुआ है। इसमें कह रहा है क्या कि नामांकन कर देते हैं। AOB, ये O है और ये A है और ये B है और ये क्या है P है, सॉरी ये P होगा। तब हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास ही है। कहाँ गया क्वेश्चन बैंक, हाँ क्वेश्चन नंबर कितना, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो AOB B यहाँ है और P यहाँ है, तो कहता है कि अगर एंगल AOB यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 130 डिग्री, टोटल कितना 130, तो कहता है अब बताइए कि एंगल APB यानी ये कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक चतुर्भुज बन रहा है AOBP, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ बताइए एंगल जब किसी भी स्पर्श रेखा पे इस केंद्र से डाला जाएगा लंब तो वो 90 डिग्री का होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये निकालना है, ये 130 है। चलिए सबको जोड़ दे फटाफट, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O, एंगल A का मान कितना, एंगल A का मान है 90 डिग्री, प्लस एंगल B का मान कितना है, ये भी है 90 डिग्री, प्लस एंगल P का मान पता नहीं, ये तो निकालना है, और एंगल O का मान है 130 डिग्री। सबको जोड़ के 360 डिग्री के बराबर कर देंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ी 180 और 180 में ये 360 जोड़ देंगे, 130 जोड़ दे देंगे, तो 180 प्लस 130 0 8 5 8 है, 3 11 1 1 2 1 3 310, यानी 360 में 310 घटा देंगे यानी 50 डिग्री। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन नंबर बी में है 50 डिग्री, जो हमारा आंसर बना इस क्वेश्चन का। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ चुके हैं। अब करते हैं आगे, आइए देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 क्या कहता है। कहता है दी गई आकृति में एक आकृति दी हुई है जिसमें कि TP तथा TQ, ये हो गया हमारे पास TP और ये TQ स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल PTQ इक्वल 50 डिग्री। ओके, तो पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या, बताइए एंगल OPQ यानी ये वाला एंगल का मान क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिए ये वाला एंगल का मान क्या होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चतुर्भुज को देखना है जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है PTQ और O। तो हम बात करेंगे चतुर्भुज OPTQ में। OPTQ में आप क्या देखिएगा, तो आप देखिएगा इन सभी एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी एंगल P प्लस एंगल Q, प्लस एंगल, हालांकि यहाँ पे O दे देते हैं, ऐसे चल रहे हैं O, और एंगल Q और एंगल T इक्वल कितना होगा 360 डिग्री। ये होगा ना,
तो एंगल पी का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, पता है ना, स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब 90 डिग्री का, प्लस एंगल ओ का मान पता नहीं, एंगल ओ रहने देते हैं, एंगल क्यू का मान भी 90 डिग्री और एंगल टी का मान है 50 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ से एंगल ओ का वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 180 प्लस 50 यानी 230 360 में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 230 इक्वल क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ये बन गया हमारे पास 130 डिग्री, यानी एंगल ओ का मान निकल गया 130 डिग्री। ठीक है, अभी हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल के लिए हम बात करेंगे अब कौन सा ट्रायंगल, हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ के बाद आप देखिए ध्यान से, तो अब हम बात करें तो यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या होगा एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। एंगल ओ का मान दिया हुआ 130 डिग्री और एंगल पी का मान पता नहीं, लेकिन ये इतना पता है कि केंद्र से जो डाला जाएगा लंब तो वो दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, इसलिए दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी एक को x मानेंगे दूसरा को भी x बराबर 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री इधर घट जाएगा, यानी 2x बराबर 180 में 130 जाएगा 50 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर 25 डिग्री। राइट, x का क्या मान है 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताइए समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 19 नंबर में कहता है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी कि जैसे हमने कह दिया कि बाह्य रूप से जो दो को वृत्त स्पर्श करेगा एक दूसरे को ये स्पर्श कर रहा है, तब कहता है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या हो सकता है, एक वो होगा जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा इस पे, तो इसका आंसर क्या बनेगा ए बनेगा। बात आ रही समझ में, और कोई स्पर्श रेखा नहीं होगा, कॉमन नहीं आ सकता इसमें, एक ही होगा। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा AOB बराबर 40 डिग्री है, तो कहता है बताइए, इसको मिटा देते हम, इसकी कहानी खत्म। AOB देख रहे हैं आकृति है, AOB इक्वल 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, तो कहता है कि OAB का मान क्या होगा, OAB यानी ये वाला एंगल। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जो परिधि पे डाला जाएगा वो सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। अगर भुजा की लंबाई बराबर होगा तो एंगल भी बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x, यानी 2x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी 2x बराबर 140 डिग्री, x बराबर 70 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x का क्या मान है 70 डिग्री। देखिए 70 डिग्री क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। राइट, यदि थीटा तथा पूरक कोण है, थीटा तथा गामा पूरक कोण है, तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, क्या ए सही होगा, बी सी। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाता है, यानी कि एंगल थीटा प्लस एंगल फाई इक्वल कितना होना चाहिए, दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पढ़ा रखे। अगर ये इधर चला गया तो एंगल थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस फाई लिख सकते हैं। अभी देखिए, अभी दोनों साइड हम कोस क्या क्या हमारे पास है, कोस है, तो ये तो नहीं होगा, सेक डालते थे दोनों साइड। अगर हम लिख पा रहे हैं सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस फाई। थीटा और फाई दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का सम 90 हो रहा है, तो 45 हम मान के चलते हैं, तो यहाँ पे हम फाई लिख सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस फाई, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, और बाकी कोई नहीं होगा, साइन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। चलिए इसको देखते हो, 22 में क्या करता है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन दोनों में, दोनों का साइन को कॉमन कर लेंगे। अगर हम साइन कॉमन कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर अगर हम कॉमन कर रहे हैं तो अंदर बचेगा 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 75 प्लस 90, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसलिए देखिए इसका क्या ऑप्शन नंबर बी बनेगा 1। ठीक है, इसको देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना आसान क्वेश्चन है ना, एक नंबर तो आप ऐसे बैठे बैठे उठा लीजिएगा। इसको देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिनकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 2 × 1 = 2। इसका ऑप्शन देखिए 2। ये देखिए त्रिकोणमिति से 30 नंबर तो आना ही आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सब कितना आसान है। 25 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। कहता 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों में 5 है। हमको लगता है ये 5 अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को मिसप्रिंट कर दिया हम लिखने में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 25 25 हाँ 5 अंदर है, बिल्कुल सही बात है। जब 5 अंदर होगा तो 5 को कॉमन कर लेंगे। 5 जब कॉमन करेंगे तो अंदर में बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1, तो 5 × 1 = 5। ठीक है, कोई बच्चे 1 मार दिए गलती से, 1 नहीं होगा इसका आंसर। 5 से 1 गुना होगा तो 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री होता तो कोस अल्फा का मान क्या होगा? तो बताइए अल्फा का मान यहाँ से बेसिकली क्या निकलेगा? अगर हम यहाँ से अल्फा का मान आपसे पूछे तो आप कहेगा सर 3 अल्फा बराबर 180 है, तो अल्फा बराबर क्या होगा? 180/3 होगा ना, 180/3, और इसको ही काट देगा यानी 60 डिग्री। अल्फा का मान 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ये देखते क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। कहता है यदि a sin थीटा = 1 और b cos थीटा = 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। क्या है? a sin थीटा, यदि हम यहाँ पे लिख रहे हैं a sin थीटा = 1, तो बताइए sin थीटा बराबर क्या होगा? 1/a होगा। यदि हम कह रहे हैं b cos थीटा = 1, तो cos थीटा बराबर क्या होगा? 1/b होगा। अब बात कर रहे हैं tan थीटा का, तो tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाय cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा, और यहाँ से sin थीटा का मान है 1/a और 1/b, तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा, यानी कि b/a। क्या आएगा? tan थीटा बराबर b/a। ऑप्शन नंबर देखिए b/a कहाँ है? b/a, ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, b/a। क्लियर? 1/√3 किसका मान होता है? तो 1/√3 किसका मान होता है? बताइए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, tan 45 का मान 1, तो 1/√3 किसका मान होगा? ये होगा tan 30 डिग्री का। ठीक है, आगे देखिए, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा = x, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ध्यान दीजिए, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास? कह रहा है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तो इस चीज़ को लिखते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा = x। आपको फॉर्मूला पता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 होता है। हम इसे क्या लिख सकते हैं? sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। बताइए ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया a² - b², तो a² - b² यानी कि a + b इंटू a - b a + b, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा, और इंटू में sec थीटा माइनस tan थीटा = 1। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या? x, तो हम इतना की जगह x लिख सकते हैं, यानी x इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा = 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर निकालना चाहे x को उधर भेज के, तो यहाँ पे कह सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? 1/x हो जाएगा। अगर हम इसे समीकरण 1 कह रहे हैं और इसे बोल रहे हैं समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 को आप घटाइए, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा = x। इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये देखिए माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 tan थीटा = 1/x माइनस x। ठीक है, तो बताइए tan थीटा का मान क्या आएगा? tan थीटा इक्वल, अभी -2 को इधर ही लिखते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं, x यानी कि 1 - x²। क्लियर? अब देखिए tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर, यानी कि x² - 1/-2x, ये -2 इधर आ गया, माइनस माइनस खत्म, यानी कि x² - 1/2x। ये ऑप्शन देखिए कहाँ है? tan थीटा का मान निकालना था, tan थीटा बराबर x² - 1/2, x² - 1/2x, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन 29 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, x² - 1/2x। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है इसे भी बनाना पड़ेगा, तो इससे पहले हम इसे जल्दी से मिटा देते हैं। तो ये मैंने इसे इरेज कर दिया। अब हमारे पास जो है वो है, ये कहता है कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव इक्वल वाट। तो साइन स्क्वायर फाइव है, इसको ऐसे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर फाइव प्लस, इसे चेंज करेंगे 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर फाइव, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसीलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव इक्वल लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाइव। फाइव है ये, ठीक है, ये क्या फाइव। आगे हम फर्दर क्या कर सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर फाइव को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर फाइव, और इधर है साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप आपका कौन कौन है वो पहले समझ जाइए। माध्य होता है, ठीक है, माध्यक भी होता है और बहुलक भी होता है, लेकिन ये मानक विचरण नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर। चलिए यदि क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 32 में कहता है प्रेक्षण 14 15 18 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक है। बहुलक का मतलब हो गया जो ज़्यादा टाइम्स इसमें आ रहा है। तो बताइए कौन सा ऐसा डिजिट है जो ज़्यादा टाइम्स आ रहा है। 15 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ठीक है। 15 के अलावा और कोई संख्या जो 3 बार से ज़्यादा हो रहा है। 13 कितना, 13 2 बार है, 14 1 2 बार है, 16 1 ही बार है और 17 1 बार, इसलिए हमारा आंसर बनेगा 15। ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर, ठीक है। कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, इसका माध्य क्या होगा। 2 को इधर छोड़ेंगे, 2 को इधर, 3 होगा इसका माध्य। ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर, ठीक है, राइट, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए ना। प्रेक्षण इतना का माध्य क्या होगा। माध्य कैसे निकालते हैं, कोई भी प्रेक्षण दिया रहता है पहले आप अवरोही या आरोही क्रम में सजाइए और उसके बीच वाला जो डिजिट आएगा वही आपका माध्य कहलाएगा। तो इसको हम पहले सजाने वाले हैं आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा डिजिट देखिए क्या है आपके पास, 6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। उसके बाद 6 के बाद है 7, फिर है 8 और 8 के बाद है 13 नहीं 12 13 और उसके बाद है 15, ठीक है। तो आप चलिए सजा लेते। और कुछ छूट गया क्या, 14 भी छूट गया, हाँ 14 छूट गया, 14 और 15 बताइए, सजा लेते हैं। सजा लिए आरोही क्रम में, यह आपका आरोही क्रम में सजा लिए हम। अब यहाँ से देखिए 3 को इधर छोड़िए, 3 को इधर, 12 रहेगा बीच में, जो बीच में रहता है वही माध्यक कहलाता है। तो 12 इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ओके। तो 34 का डी होगा। आगे बढ़ते 35 में, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है किसका, बहुलक का। ये फॉर्मूला है माध्यक का 3 गुना, यानी 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य बराबर होता है बहुलक का। किसके बराबर होता है, बहुलक मोड का बराबर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर, सी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। ए भुजा था इसीलिए ए का स्क्वायर कर देगा, भुजा स्क्वायर ये नहीं, वहाँ ए का मान रख देंगे, भुजा का मान रख देंगे। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा। इसमें 4 कंडीशन आपको दिया है। क्या वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल का, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल छोटा, या इनमें से कोई नहीं। आइए चेक कर लेते हैं क्या दिया। वृत्त का परिधि दिया हो, तो वृत्त का परिधि क्या होता है बताइए। वृत्त का परिधि होता है 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 2πr इक्वल, देखिए 2πr इक्वल 88, ठीक है। 2 गुना 22/7 गुना r इक्वल 88। तो जब इसको काटेंगे 4 बार में चला जाएगा और ये चला जाएगा 2, यानी r बराबर आ गया 7 दूना 14। यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल का πr स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर यानी 14 गुना 14, ठीक है। ये 7 दूना 14 चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 दूना 44 गुना 14, 14 14 18 14 42, 14 6 56 के 6 कैरी बचेगा 5, 56 5 56 5 56 5 61।
बच्चे लाइट चले गए हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। यहाँ पे हम निकाल रहे थे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 निकाले थे, तो 14 गुना 14, यहाँ से 7 गुना 14 खत्म, तो ये आ गया हमारा 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 14 चौके 56, कैरी बचेगा 5, 14 56 5 61, यानी कि 616। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं क्या चीज़, तो अब हम निकालेंगे, देखिए एक तो हमारा कह रहा था वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि से हमने उसका क्षेत्रफल तक पहुंच गया। अब कह रहा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कितना है 88 सेंटीमीटर है, 22, ए बराबर 22 आ गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा यानी कि 22 का स्क्वायर, जब 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 484। देख लीजिए ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल 616 और ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल 484। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, नहीं ये नहीं होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो ये भी नहीं होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। आपने बनाया था राइट, क्वेश्चन नंबर सी को दिया था ऑप्शन में, देखिए ध्यान से। 38 नंबर करते हैं, किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो अगर हम एक घन बना रहे हैं, ठीक है, अब इस घन का प्रत्येक किनारा कहता है ए है, तो इसका विकर्ण डायगोनल, यानी ए भी ए है, ये भी ए है, सारे के सारे ए, तो इसका डायगोनल क्या होगा, तो घन जो है वर्ग से मिलकर बना होता है, और इसका डायगोनल की जब बात करेंगे तो यानी ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें जब हमको बड़ी भुजा का लंबाई निकालना है तो छोटे छोटे भुजाओं का वर्गों का योगफल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना √a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा √2a², तो √2 बाहर आ जाएगा a, यानी कि √2a हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा √2a हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 29 नंबर करते हैं। कहता है त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। कहता है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:25, वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात निकालें, यानी R1/R2 निकालना हो हमें, तो क्या हो जाएगा ये। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है ना, जैसे कि पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसका मान है 4 और 25। तो हमको R1/R2 का मान कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बनेगा, ये स्क्वायर इधर आकर रूट बनेगा, यानी कि 2/5, यानी इसे हम लिख सकते हैं रेशियो 2:5। देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर 2:5, तो ये हमारा 2:5, ऑप्शन नंबर डी। 40 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आइए 41 का देखते हैं। कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक है, 2 का घात कितना हो, तो 64 का फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 64 का फैक्टर करते 2 से लग जाएगा 32, 2 से लग जाएगा 60, 2 से लग जाएगा 8, 2 से लग जाएगा 4 और 2 से लग जाएगा 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2/6, ऐसे भी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि 2/6 बनेगा। देखिए तो हमारा घातांक जो हो जाएगा 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 41 का आंसर बनेगा सी। आते हैं 42 पर। कहता है HCF PQ इंटू LCM PQ बराबर होगा। तो HCF और LCM का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये LCM कैसे निकालते हैं, LCM तो LCM होगा P इंटू Q, मतलब जिस किसी का LCM नहीं निकाला जाता उन दोनों का मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए P इंटू क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, किसी बहुपद की घात होती है, कोई भी बहुपद जो होता है उसका जो घात होता है वो निगेटिव नहीं होता है, ना ही कोई फ्रैक्शन में होगा, भिन्न तो होगा ही नहीं, ऋणात्मक भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, नॉन ऑफ दिस को छोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 43 का आंसर बनेगा सी। आइए 44 को देखते हैं। बहुपद इतना का आलेख क्या होगा। देखिए x² + bx + c, एक्स स्क्वायर आ गया, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मैंने आपको बताया है वो कैसा होता है, परवलय होता है, पैराबोला होता है, परवलय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। 0 to 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी।
तो 2 और 8 वाला जो बहुपद बनेगा वो कितने बनेंगे, वो जो बहुपद बनेंगे, एक बार हम अल्फा इसको रखेंगे, एक बार बीटा इसको लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा एक ही बनेगा, हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे हम कहते हैं किसी द्विघात बहुपद का शून्यक यदि 2 और एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है, 2 और 6 है, तो वो द्विघात बहुपद क्या होगा, शून्यक यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर नहीं, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 6। ठीक है, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 6। तब कहता है कि तब इस बहुपद, ये बहुपद क्या होगा, तो क्या कहता है कि जो पहला गुना तीसरा जोड़ घटाव करके दूसरा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड देखिए किस पे लगेगा, तो इस पे तो लगने वाला है नहीं, इस पे भी नहीं लगेगा, इस पे भी 2 दूना 4, हमको कितना लाना है, हमको जोड़ घटाव करके 4 6 2 8 लाना है, या फिर 6 में से 2 चला जाएगा 4 आएगा, तो यहाँ तो 12 था इस वजह से नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 भी नहीं होगा, क्योंकि घटाएंगे तो फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, हाँ ये होने का चांस है। ठीक है, देखिए ये देखिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माइनस में तब हमारा ये बनना चाहिए, क्योंकि अगर 6 में से आप 2 घटाइएगा तो गुना घटाने पर तो 4 आ रहा है, लेकिन गुना करने के बाद -12 आ जाता है, और यहाँ -12 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये देखिए होगा 4 2 6, अगर -6 और -2 रखेंगे तो -8 बनेगा, और 6 दूना 12 प्लस 12, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। किसका, 46 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ये समझ रहे हैं। आइए 47 को देखते हैं, कहते हैं द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, इतना का शून्यक क्या निकलेगा। अगर आप इसका शून्यक निकालना चाह रहे थे, इसका शून्यक कैसा निकलेगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम डी पे चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4ac, 4 से गुना करते 5 के 20, कैरी बचेगा 2 5 के 20 2 22, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 और 3 36, रूट 36। ठीक है, यानी कि हम जब अल्फा बराबर निकालेंगे तो माइनस बी यानी कि -16 प्लस माइनस रूट अंडर 36 बाई 2a, 2 ही होगा, यानी कि 16 प्लस माइनस है तो +6। हमारा दोनों मान निगेटिव में ही जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाता है, 10/2 करेंगे -5 आ जाएगा, और जब हम -60 -6 करेंगे बाई 2 तो ये भी हमारा माइनस में जा रहा है, यानी कि दोनों ऋणात्मक होंगे। ठीक है, 47 का आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, दोनों ऋणात्मक होगा, चेक करके आप देख सकते हैं। करते हैं 48, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, एक दूसरे का क्या कर रहा है, शून्यक व्युत्क्रम हो, यानी कि अगर हम कह रहे हैं एक हमारा अल्फा हो रहा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पर देखिए c/a क्या होगा, c का मान हो जाएगा -k और a का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ पर रखेंगे -k/2, अल्फा खत्म यानी 1, यानी k बराबर हो जाएगा -2, k इक्वल क्या हो जाएगा -2। देखिए इसका आंसर -2 है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 48 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आप मिलाइए अपने क्वेश्चन में कि आपने ये भर के आया है कि नहीं। यदि बहुपद p ऑफ x इतना है तो 1 का मान क्या होगा, यानी अब हमको जहाँ पे x रखा हुआ वहाँ पे 1 रखना है, तब देखना है कि कितना होता है, 1 का स्क्वायर 5 × 1 -12, तो कितना हो रहा है 1, और ये देखिए 6 में से 6 जाएगा -6, इसका आंसर क्या बनेगा -6, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6y = 6 का हल होगा। इसका क्या हल निकलेगा, तो इसका हम हल चेक कर लेते हैं। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर ऐसा रहता है तो अद्वितीय हल निकलता है, तो चेक कीजिए, तो ऐसा हो रहा है क्या, कहाँ गया, यहाँ गया, 2/12 बराबर 4/ कितना है 6, तो ये ही नहीं इक्वल हो रहा है ना, 6 दूना 12 और 2 और 3, तो ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं रहा है। तो जब दोनों इक्वल नहीं हो रहा तो पहला कंडीशन लागू होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा का मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो देखिए कहता है कोई हल नहीं, ये नहीं, एक हल है, हाँ एक हल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 50 का बी करेक्ट होगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन सब और शॉर्ट क्वेश्चन देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर लॉन्ग और शॉर्ट का भी वीडियो बना दीजिए, तो हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।